तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार पीसीएस के लिए सामान्य विज्ञान सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान का चैप्टर क्लियर करने जा रहे हैं हम घटना चक्र का। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो है आपके ऑप्शन सी सही है, हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि 64वें बीपीएससी प्री 2018 के क्वेश्चन में पूछ चुका है। परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक या प्रोटियम में कोई स्थान या न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक या ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक टाइटेरियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई क्या है? तो यह है तरंग दैर्ध्य की। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मापन जो है एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो है आपकी दूरी। ऑप्शन सी सही है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है, वो है हर्ट्ज में। ऑप्शन ये सही है। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्य या क्रिस्टल होते हैं? तो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्य या क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब CiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तु जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। कार्य क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्ट्ज में क्या माना जाता है? वो है आवृत्ति। ऑप्शन ये सही है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है, इसे संकेत या Hz द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य में 20 Hz से 20,000 Hz आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो है आपके वाट। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि विद्युत शक्ति मतलब P बराबर कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा कितना होता है? तो है 29,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 76 एंगस्ट्रॉम तक। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो है आपके 400 से 700 nm। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? वो है आपके हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी सही है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से तत्वों या द्रव्यों जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? तो वो है आपके न्यूटन या वर्ग मीटर। ऑप्शन ये सही है। किस तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं? दाब एक अदिश राशि है और दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे क्या कहते हैं? पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक क्या है? तो इसका जो आंसर है ई होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो है आपके दाब। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन या त्वरण संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए
केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? वो है आपका विकृति। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। तो है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ऑप्शन बी सही है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब दिन में पानी हर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई है, इस घटना का कारण क्या है? तो है प्रकाश का व्यक्तीकरण। ये 2022 में बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है प्री। ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका डी सही होगा। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म जो है प्रकाश किरणों के व्यक्तीकरण के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। ठीक है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो है आपके न्यूक्लियस। ठीक है। ऑप्शन डी सही है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक या मतलब न्यूक्लियस परमाणु का केंद्र होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशी युक्त मूलभूत कण हैं तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है इतना होता है। इनकी खोज जो है क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। वो है आपके ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं या कहलाती हैं, वह त्रिक बिंदु। ये बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु कहलाते हैं। उदाहरण के स्वरूप जैसे 611.657 पास्कल आंशिक या आयु दाब पर 273.16 के या 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का तीक्र बिंदु है। ठीक है। जिस पर द्रव्य, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें जो आपका है आवेशित कण। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं। ठीक है। जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो आपका जनरेशन। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 2G दूसरी पीढ़ी को बेतार या संचार प्रौद्योगिकी है और 2G से स्पेक्ट्रम जो है अक्षर G जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। रॉबर्ट का आविष्कार कौन था? वो थे रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। क्योंकि स्कॉटिश या भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गॉड या पार्टिकल है? यह है आपका हिग्स बोसान। ऑप्शन बी सही है। ठीक है।
क्योंकि हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल या गुड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स या बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू अंगलट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो थे सन 1930 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे और उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह नोबेल पुरस्कार भारत संबंध विजेता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति हो गए, एक साइड विषय हो गया और एक साइड नोबेल वर्ष कब मिला था। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य में मिला था कब, 1913 में। एक क्वेश्चन पूछता है। सीवी रमन को मिला था भौतिक क्षेत्र में 1930 में। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था 1968। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो थे भौतिक क्षेत्र में मिला था इनको 1983 में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था 1989। अमर्त्य सेन जो है थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था 1998 में। कैलाश सत्यार्थी जो है शांति के क्षेत्र में मिला था इनको 2014 में। बी रामकृष्णन जो है रसायन के क्षेत्र में मिला था इनको 2009 में। अभिजीत बनर्जी जो है अर्थशास्त्र में 2019 के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये वाला नोबेल पुरस्कार सब लोग आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी तो वो थे गैलीलियो। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, वो राइट ब्रदर्स। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है तो होता है आपका 1/1000 मिमी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, मतलब 10⁻³ mm। अगला क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में है तो होता है 104 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो जैसे देखिए F बराबर 9/5C + 32 है, उसके बाद जहां C बराबर सेंटीग्रेड तापमान तथा F बराबर फ़ारेनहाइट तापक्रम होता है तो F बराबर 9/5 × 40 + 32। ठीक है, तो 72 + 32 बराबर कितना होगा 104। तो 40C या 40 डिग्री का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में बदला जाएगा तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है तो है आपके डी। ऑप्शन एक मिश्रण से पदार्थ का अलग करने में। ठीक है, क्योंकि किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड कौन सा इसमें सही है तो वह आपके लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सरल लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है तो यह आपके द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान यम है, वह u वेग से गति करते हैं तो t सेकंड बराबर या बाद v वेग प्राप्त करता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है त्वरण होता है, और त्वरण बराबर क्या होता है mv - mu/t। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा v - u/t हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है तो है आपके आयतन। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होता है, क्योंकि विस्थापन होता है, बल होता है, वेग होता है, विस्थापन नहीं होता है। क्योंकि सदिश राशि वे राशियां होती हैं
जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बदलाती है। विस्थापन वेग बल सदिश राशि है। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिणाम बतलाती है, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक सदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वो है द्रव्यमान। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा वस्तु का वेग भी है तो उसका संवेग यम भी होगा। और संवेग और वेग का अनुपात कितना होता है? यम भी बटा भी बटे यम बराबर यम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तापमान कितना है? तो है आपके 1000 मीटर। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है, और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होता है? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है। तो ऑप्शन भी सही है, क्योंकि लिफ्ट के 9.8 यम प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहते हैं तो जो इसका आंसर होगा वो है आपके तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। क्योंकि ये 2022 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, 67वें बीपीएससी में। ठीक है। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग होती है, वो है आपके अनुदैर्ध्य। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम मतलब ठोस, द्रव या गैस वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो है ऊर्ध्वापातन मतलब सब्लिमेशन। ऑप्शन ए सही है। नेफ्थलीन ऊर्ध्वापातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वापातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो है आपके वाट। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। क्योंकि भौतिक राशि में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होता है, और शक्ति P बराबर कितना होता है? तो कार्य बटा समय। अब विद्युत शक्ति की इकाई वाट है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो है आपके गैल्वेनोमीटर मतलब विद्युत प्रतिरोध। ऑप्शन डी ये सही नहीं है, क्योंकि वोल्टमीटर विभवांतर सही है, एमीटर विद्युत धारा भी सही है, पोटेशियोमीटर जो है विद्युत वाहक बले भी सही है। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है का प्रयोग जो है एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? वो है मैकेनिकल ऊर्जा। ऑप्शन सी सही है। टरबाइन
एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100 वाट का बिजली का बल्ब जो है यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो है आपका 1 इकाई, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यदि 100 वाट का बल्ब जो 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। तो 100 गुणे 10 घंटा कही तो 1000 वाट घंटा आ गया, 1000 वाट का मतलब 1 यूनिट। ठीक है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। तो यदि एक प्रतिरोधक का मान जो 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा तो है आपका 4.70 किलो ओम। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो है आपका अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डायनेमो क्या है? तो डायनेमो एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर या आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर को ऊर्जा में बदला जाता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ऑप्शन सी सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो है आपके एनीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो है आपके एनीमीटर। क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन ये सही है। ठीक है, क्योंकि आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है जो 7 रंगों या बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति जो है +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो है 50 सेमी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है जिसे प्रतीक डी द्वारा दर्शाया जाता है। यदि फोकस मतलब यह को मीटर में व्यक्त करे तो 1D बराबर m या 1m/1 है। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1D कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर, ऑप्शन सी सही है। तो चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। अब चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। ठीक है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो है तंतु को गर्म करके। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तिशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होती है और ट्यूब की सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। ये पराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तिशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? तो है आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव पे। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। एल्बर्ट
स्टील को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम की आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? वो है यूरेनियम। ऑप्शन ए सही है। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है क्योंकि यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, वो है आपके संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो है आपके टीन और शीशे की एक मिश्र धातु। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रांगा मतलब शीशा टीन लेड मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघु पतन, अति भारण मतलब वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनुसार होने एवं किसी प्रकार की दुर्घटना टल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? वो यहाँ पे पारा। ऑप्शन सी सही है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या उष्मा प्रवाहित न हो कुचालकर कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातुएं उष्मा की चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड मतलब शीशा एवं पारा की उष्मा चालकता एवं कम या होता है। लेड की उष्मा का चालकता लगभग 34.0 वाट यम की, जबकि पारा की उष्मा का चालकता लगभग कितना होता है? 8.31 डब्ल्यू प्रति यम के होती है। ठीक है, अतिचालक का लक्षण है वो है आपका शून्य पारगम्यता। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1911 में डच भौतिक विज्ञानी एच के ओनेस मतलब 1853-1926 ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया था। ठीक है, उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप का ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की है। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया है कि न्यून तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा ही व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं और अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें ऊर्जा हास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई हास नहीं होता है। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों को दक्षता पूर्वक उपयोग किया जा सकता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य गुण है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। ठीक है, अर्थात इनकी चुंबकीय पारंपरिकता शून्य होती है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? तो घटता है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। क्योंकि अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुछ चालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडक के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। ठीक है, और जबकि लकड़ी का गुटका जो है उतना ठंडा नहीं लगता है। एक पंख गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि वो है आपके हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन
डी सही है। ठीक है, 2022 67वें बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है पीटी में। ठीक है, गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाला पसीने के पंखे द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है और फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोल या खुले छोड़ दिए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, 2022 बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ठीक है, तो जो इसका गलत आंसर वो आपका है सी। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयान को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वो ऑप्शन है बी, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, क्योंकि जब एक सरल आवर्त तरंग की माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी को पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इस दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या नहीं बदलती या बदलता है? तो है आवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। ठीक है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? वो है आपके उत्तल, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट नहीं, वह स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को उचित फोकस दूरी उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार जो है अवतल। ठीक है, 2022 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। अवतल दर्पण से व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु वेग अनुमानित है, वो है आपके बी, 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ध्वनि की वायु में वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता आदि भी निर्भरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, वो है आपके सी, ऑप्शन सी सही। तरंग का कण दोनों के समान है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग का कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश या आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, ऑप्शन बी सही है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण की प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः प्रकाश नीला प्रतीत होती है या होता है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? वो है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन ए सही है। ये बीपीएससी 2022 में प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने का कारण
तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है, तो है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी सही है। उसका आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, वो है आपके 122 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी सही क्वेश्चन। यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लाल या लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब तो जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है। अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है वर्ष की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तो है आपके पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, वर्षा की बिंदु या बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद, पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोली होती है, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहिए या चाहती है, और एक निश्चित आयतन के लिए गोली आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है वो आपका शहद की। ऑप्शन डी सही है। जो द्रव्य जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम निम्नलिखित: शहद, खून, जल, वायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुछ तत्वों का श्यानता। ठीक है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है, तो है आपका चंद्रमा से। ठीक है, जल तरंगे कैसे आती है, चंद्रमा से। तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती है और सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है। अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार जो है बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, क्योंकि जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, वो है आपका सूर्य से। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है और सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी पर या पृथ्वी और अन्य सौर ग्रहों को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग मिलता है। ठीक है, और पृथ्वी को लगभग 4.5 × 10⁻⁸ भाग ही ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, वो है आपके नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी सही है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, वो थे 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष दीर्घतम होता है, वो है आपके प्लेटो पर। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि प्लेटो का वर्ष जो है दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 मतलब 247.92 पृथ्वी वर्ष होता है।
विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है वो है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या खाते 1। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। सूर्य का प्रकाश जो धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना लगता है, तो है आपके 8.5 मिनट मतलब 500 सेकेंड। ठीक है, सूर्य का प्रकाश धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग समय 8.31 मिनट मतलब 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड है। ठीक है, चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 मिनट अर्थात 8 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है, अतः इस प्रश्न के लिए सी उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो है आपका ई। ठीक है, क्योंकि नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकेंड मतलब 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में विकल्प सी को सही माना है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो बृहस्पति, ऑप्शन सी सही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो ऑप्शन ए सही फर्स्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है, तो है टंगस्टन, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि साधारणतया मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण या दहन नहीं होता है। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस टंगस्टन ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो है आपके जर्मेनियम। ठीक है, ऑप्शन बी सही। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधकों के बीच का होता है। ठीक है, क्योंकि यह प्रकार का पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो है आपके नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉनों धन आवेशित कण एवं इलेक्ट्रॉनों ऋण आवेशित कण की समान संख्या के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, वो है आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए सही है। क्योंकि सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, वो है आपका नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, तो जो इसका आंसर वो आपका नाभिकीय विखंडन पर है। ठीक है, क्योंकि परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है कि भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, वो है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, वो है आपका रेडान, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि रेडान नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैस हीलियम, नियान और आर्गन वायु में पाई जाती है। ठीक है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन का आधारित है, तो है आपका वाट। ठीक है,
क्योंकि बिजली की खपत का बिल किलोवाट घंटा वाट से मापा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा होता है? तो यूरेनियम। ठीक है, क्योंकि यूरेनियम सबसे भारी धातु है, इसका परमाणु संख्या जो है 92 होता है। इनसैट मतलब 2A कब छोड़ा गया था? वो थे 10 जुलाई 1992 में। ठीक है। तो दोस्तों आज का रसायन विज्ञान अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और इसके पहले हम पॉलिटी का मैराथन डाल चुके हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी सुझाव तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक